हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी सारे बच्चों ने इस चीज़ को बहुत अच्छा अप्रिसिएट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा वीडियो होगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पूरा का पूरा चैप्टर मेरे बच्चों एक ही वीडियो के अंदर, पूरा का पूरा चैप्टर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम में करवाओ, हिंदी मीडियम में करवाओ, क्योंकि हिंदी मीडियम की भाई जो अपना ट्रैफिक है वो थोड़ा ज़्यादा है। बच्चों की भी डिमांड रहती है कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या रहते हैं, हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने ये प्लान किया है कि हम दोनों मीडियम को लेके चलेंगे। ठीक है, एक वीडियो आज डेली एक चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहेगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा टारगेट है कि 3 महीने के अंदर हम लोग हमारी इस फैमिली को 1 लाख मेंबर तक लेकर जाने वाले हैं। और आप सभी को एडवांस में इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चलेंगे। मेहनत करना मेरा काम है, आप लोगों के लिए जैसे आप लोग कहेंगे वैसे मेहनत होगी। पूरी की पूरी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म रहेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हिंदी मीडियम में रहेगा पूरा का पूरा। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, देखो मेरे बच्चों, हम लोग देखते हैं हमारे जो डेली लाइफ की जो चीजें रहती है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में, आपके यहां पर लिखा भी हुआ है कि आपके दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है अपने डेली लाइफ के अंदर जो जो चीजें होती है उनके ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि गर्मियों में कमरे के तापमान पर अगर दूध को खुला छोड़ दें तो दूध क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, खट्टा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। एंड सेकंड जो हमें बता रहा है वो कह रहा है लोहे का तवा है, तसला है, कील है, अगर इसको हम आदर वायुमंडल, आदर मतलब जिसके अंदर नमी होती है उसको बोलते हैं आदर, ह्यूमिड जो एयर होती है, अगर उसमें हम उसको खुला छोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर लोहे को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है मेरे बच्चों, उसमें जंग लग जाता है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। तीसरा यहां पर वो कह रहा है कि अंगूर के अंदर जो किण्वन प्रक्रिया होती है ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद भोजन का पकाना, भोजन को पकाया जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, यानी भोजन के अंदर भोजन जो हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक प्रकार की क्या है मेरे बच्चों, केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस के द्वारा क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस अपने खाने के अंदर जो आपने ग्लूकोज खाया था उस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये भी प्यारे बच्चों एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है हम इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं प्यारे बच्चों, वो या तो अपने भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, या फिर मेरे बच्चों वो अपने रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। या तो फिर वो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज हो सकते हैं, या फिर मेरे बच्चों वो रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे कह रहा है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक अपनी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब किसी भी चीज के अंदर, ये देखो आप लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब किसी भी चीज के अंदर मेरे बच्चों क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई साहब। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? अब गुरुजी इसमें पता कैसे चलेगा हमें भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? सही बात है ना सर। तो देखिए मेरे बच्चों, जो अपना भौतिक परिवर्तन होता है, जो अपने फिजिकल चेंज होते हैं ना, इन फिजिकल चेंज को हम बड़ी आसानी से वापस पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, है ना। यानी कि मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई ए नाम की वस्तु थी, उसमें कोई परिवर्तन हुआ और वो क्या बन गया, वो कोई बी नाम की कोई नई वस्तु बन गई, नया पदार्थ बन गया। तो अब इस बी वाले को हम बड़ी आसानी से परिवर्तित करके वापस ए वाले में ला सकते हैं। इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। और
अगर हम इस बी वाले को बड़ी आसानी से हम इसमें नहीं ला सकते तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। जिस तरह से भोजन को पका दिया आपने, वापस से कच्चा भोजन नहीं बन सकता, तो वो रासायनिक चेंज है। अगर अंगूर में फर्मेंटेशन हो गया, अंगूर में अगर किण्वन की प्रक्रिया हो गई, तो आप इस प्रक्रिया को वापस से चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। वहीं अगर मैं कहूं कि बर्फ पिघल करके पानी बन गया, तो उस पानी से वापस बर्फ बन जाएगा, दैट इज द फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का पिघलना, सर बड़े पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में कि मोमबत्ती जब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो उस मोम को हम वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो वो क्या है, वो क्या है मेरे बच्चों, वो फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोमबत्ती के अंदर जो धागा है वो जल गया, मोमबत्ती का जलना क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो देख रहे हैं सर, ये एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बड़ा खूबसूरत सा, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर आप किसी भी प्रकार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप 10th क्लास इवन दैट आप पेपर दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ये देखो यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर कह रहा है जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच के गिलास में इकट्ठा कर रहे हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम क्या है प्यारे बच्चों, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। ये इस चिमटे से इसने पकड़ा हुआ है इंसान ने, जैसे इसको ये जला रहा है, तो ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों, यहां पर ये जो राख है ना, ये इस बर्तन में गिर रही है, ये जो राख है ये इस बर्तन में गिर रही है, और ये जो राख है मेरे बच्चों, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, ये इस भाई साहब ने ये हाथ में पकड़ा हुआ है बर्नर, यानी कि इससे ये क्या कर रहा है, इसको जला रहा है। तो ये क्या हो रहा है, किस प्रकार का चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, तो ये हो रहा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आप कह दोगे गुरुजी ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आई बात समझ में, हाँ या ना। चले मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये देखो आप ये देखो, इस जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया, इसका इन्होंने लिखा हुआ है, आप देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो जाता है, और यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, एक श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और यह सफेद चूर्ण क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। सही बात है सर। इसमें वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यह है हमारा केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। आई थिंक ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या क्या चेंजेस होते हैं जब केमिकल चेंज होता है, तो पहला कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन जब जला तो उसके राख बन गया सर, है ना, स्टेट में परिवर्तन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, कोई चीज जलती है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मीथेन गैस जलती है, तो क्या बनता है, जब मीथेन गैस जलती है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है मेरे बच्चों, एक तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एज वेल एज क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, H2O बनता है, पानी बनता है। तो ये पानी देखो ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग चीज है। तो इस तरह से इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कह रहा है रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो मैग्नीशियम जो श्वेत रंग की राख बन जाती है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कह रहा है गैसों का उत्सर्जन हो जाता है, गैसें निकल जाती है। अभी अभी देखा आप लोगों ने, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, खाना पकने के बाद गर्म हो जाता है। तो इस तरह की सारी रिएक्शंस होती है। ये जो परिवर्तन होते हैं इनको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, और आगे हम समझते हैं एक बड़ी ही खूबसूरत सी चीज जिसका नाम है, कहाँ गया भैया, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। ये लो, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है सर। अभी तो हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये कह रहा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन का मतलब होता है जलना, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाक्य के रूप में इसे रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है
और उसे संक्षिप्त रूप से यानी कि छोटे रूप से उसको लिखा जा सकता है। और इसको छोटे रूप से लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण का। ठीक है भाई, कैसे देखो ये लिखा हुआ हम लोगों ने, देखो अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये लंबा हो जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ना इनको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं मेरे बच्चों? सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम किस में लिखते हैं? इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें मेरे भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इसके अंदर, ये देखो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम लोग सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg, और ऑक्सीजन का होता है O यानी कि O2 की फॉर्म में रहता है, ये अकेला नहीं रहता, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है। पढ़ेंगे सर आगे चल के धीरे धीरे। और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई मेरे बच्चों रासायनिक समीकरण, यानी कि इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। किसकी फॉर्म में लिखना मेरे बच्चों? सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। इनको संकेतों के रूप में लिखना। किसके रूप में? सिंबल्स के रूप में लिखना। क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जिस तरह से ऊपर इसने लिखा भी हुआ है कि यह एक संक्षिप्त विधि है। केमिकल इक्वेशन में लिखना एक संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में उसको लिखना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पॉइंट 1.2, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ये कह रहा है एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हर एक जो केमिकल रिएक्शन होती है, हर एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हमेशा 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 के लिए पालन करती है। जिसका अर्थ होता है, जो कह रहा है आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा, जब 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। ये कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ना ही निर्माण होता है और ना ही प्यारे बच्चों उसका क्या होता है? विनाश होता है। कहने का मतलब ये है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मास के अंदर कोई चेंज नहीं होता। अब कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, अब रिएक्टेंट क्या है इसके लिए हमें वापस थोड़ा सा ऊपर चलना होगा और थोड़ी सी चीजों को और देखना होगा मेरे बच्चों। देखो यहां पर जो दिख रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना अपनी, ये हो रही है मैग्नीशियम मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा, और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पदार्थ इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? इसमें भाग ले रहा है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों मिले, इनके बीच क्या हुआ? इनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ और इन्होंने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो नई चीज बनती है ना, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको उत्पाद अभिकारक बोलते हैं। और जो नया चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उत्पाद बोलते हैं। लिखा भी हुआ है कि इसे अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्साइड जिसमें परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं? उनको अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको हम उत्पाद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि यहां पर, ठीक है, आगे जैसे ही हम लोग कहते हैं, चलो ये कह रहा है कि सर अब फिर इन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, इन इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें, है ना। अब देखो सर, इसने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को जरा समझते हैं। ठीक है, इसने लिखा है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखो ये है जिंक, इसने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया, प्लस में इसने हाइड्रोजन बना दिया। ये जो लिखा हुआ है ये है रासायनिक अभिक्रिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है रासायनिक अभिक्रिया। और इनको जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, तो ये बना देगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब यहां पर क्या होता है? अब इस इक्वेशन को बैलेंस है कि नहीं है ऐसे देखना है, ये संतुलित है कि नहीं है।
अब संतुलित के लिए क्या होता है, तो इधर का जो द्रव्यमान होता है ना, इधर का जो द्रव्यमान होता है, इधर का जो द्रव्यमान होता है ये बराबर होता है प्यारे बच्चों इस साइड के जो द्रव्यमान होता है इस द्रव्यमान के। आई समझ में बात? क्या समझ में आई? चल सर इसको हम छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा ना, यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हो जाए। हाँ, क्या कह रहा है कि ये जो अभिकारक होते हैं ना, जो अभिकारक होते हैं इनका अभिकारकों का द्रव्यमान और इन प्रोडक्ट का द्रव्यमान दोनों का बराबर होना चाहिए। अब सर बराबर कैसे करें द्रव्यमान? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सर दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ आप लोग परमाणुओं की संख्या बराबर कर दो। क्या कर दो? दोनों तरफ आप परमाणुओं की संख्या क्या कर दो मेरे बच्चों? बराबर कर दो। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या कर दो भाई? बराबर कर दो, इक्वल कर दो दोनों तरफ, है ना, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखो एक जिंक का एक परमाणु है, दूसरी तरफ भी एक परमाणु, तो दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, खत्म बात। तो अब देखो यहां पर अगर हम इस इक्वेशन में देखें ना, इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें मेरे बच्चों, तो इधर हम लोग देख रहे हैं, देखिए इधर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक का कितने हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं जिंक का एक परमाणु है, इधर भी जिंक का क्या है? एक परमाणु है। हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है, इधर भी हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है। सल्फर देख रहे हैं 1 है, इधर भी सल्फर देख रहे हैं 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, इसको आगे मैं बता भी देता हूं मैं आपको। देखो यहां पर इस टेबल के अंदर हमें ये सारी चीजें दिख भी रही है सर। इस टेबल के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल के अंदर हमें सारी की सारी चीजें दिख रही है प्यारे बच्चों। क्या है कि देखो दोनों तरफ बात करें, दोनों तरफ अपना जिंक दोनों तरफ, इधर भी 1 है जिंक और इधर भी प्यारे बच्चों जिंक क्या है? 1 है, बराबर है। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है? 2 है, बराबर है। इधर बात करें सल्फर की तो सल्फर 1 है, इधर भी देखिए सल्फर 1 है। इधर बात करें ऑक्सीजन की 4 है, इधर बात करें ऑक्सीजन की तो 4 है, बात खत्म। दोनों तरफ बराबर है ना, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो बराबर। आगे एक और इक्वेशन हमें दे रहा है, एक और अभिक्रिया दे रहा है और ये कह रहा है इस अभिक्रिया को बैलेंस करके बताओ, इसको संतुलित करके बताओ। ठीक है, संतुलित करने का एक प्रयास करते हैं। अभिक्रिया क्या है? देखो मेरे बच्चों, अभिक्रिया है यहां पर Fe का मतलब होता है फेरस, ये होता है लोहा, ये है H2O पानी। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता, तो ये बनाता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और ये बनाता है H2, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जब आपको केमिकल रिएक्शंस को या इक्वेशन को संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके ऊपर बॉक्स बना लेंगे। सभी जो भी है ना इनके ऊपर क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है? बॉक्स बनाने के बाद हमें इनको लिखना है सर। ठीक है, लिख लो सर, देख लो किसमें कितने क्या आइटम है, लिख लिया। देखो आयरन का क्या है? फेरस की बात करें, देखो मैं इधर हो जाता हूं, थोड़ा दिख जाएगा आपको। ये फेरस कितना है? अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो अपना 1 ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन यही इधर देखे राइट हैंड साइड में तो 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अपना हाइड्रोजन कितने? इधर 2 है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने 2 लिख दिया। इधर कितना है हाइड्रोजन? इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये तो बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन की बात करें वहीं प्यारे बच्चों, तो इधर क्या है? ऑक्सीजन 1 ही ऑक्सीजन, इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो सर अब ये तो अलग अलग हो गए, अब इनको बैलेंस कैसे करें, इनको संतुलित कैसे करें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें यह करना है प्यारे बच्चों, सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वाला है Fe3O4 इसके अंदर, और इसके अंदर देखें तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के पास कितने थे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन के पास प्रारंभ में देखो इधर H2O में क्या था? ऑक्सीजन 1 ही था। इधर देखें तो ऑक्सीजन कितने थे? 4 थे। अब 1 को 4 से बैलेंस करना है तो क्या करेगा? इसको 4 से गुना कर देंगे, तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो इसमें 4 हो जाएंगे, इधर 4 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। और ऐसा ही हम लोगों ने किया, आगे जब देखोगे आप लोग तो ऐसा ही हम लोगों ने किया मेरे भाई। देखो इधर आ जा बेटा, ये देखो इधर ऐसा ही क्या हम लोगों ने क्या किया? इधर अपना इसको क्या कर दिया? 4 से गुना कर दिया। अब इसको 4 से गुणा करने पर क्या हुआ? इधर इसको 4 से गुणा करने पर क्या हुआ? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस, लेकिन वही बात करें तो हाइड्रोजन क्या हो गए बच्चों? हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गए। पहले तो बैलेंस था,
फिर अनबैलेंस हो गया। क्योंकि देखो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर यहां पर देखें तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन देखें तो 8 है। तो ये कहता है कि प्रारंभ में इधर कितने हैं, 8 हाइड्रोजन हैं और इधर कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्यारे बच्चों इसको क्या कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो ना, इसको 4 से गुणा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। 4 दूनी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 है। तो आगे हमने ऐसा ही किया। आगे वाले में देखो क्या किया हम लोगों ने इधर इसको भी क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो ये भी क्या हो गया, 4 दूनी 8, तो इधर ये भी कितना हो गया मेरे बच्चों, 8 हो गया। इधर देखें 4 दूनी 8, तो इधर हाइड्रोजन भी 8 हो गया। ऑक्सीजन क्या है, 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4 है। इधर देखें तो ऑक्सीजन भी कितना है, 4 है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बची एक की बारी, Fe क्या है, देखो बच्चों आगे देखते हैं। Fe देखें हम लोग तो यहां पर Fe कितना है, 3 है। इधर देखें तो Fe 1 है। तो इसको आप 3 से गुणा ही ना कर दे सीधा सीधा, दिक्कत कहां आ रही है, वहीं देखो प्रारंभ में कह रहा है 1 Fe है, इधर 3 Fe है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो इधर हमने इसको 3 से गुणा कर दिया और जैसे ही हमने इसको 3 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गई, अब बराबर हो गए। देखो सर जैसे ही हमने इसको 3 से गुणा किया ना, जैसे ही हमने इसको 3 से गुणा किया मेरे बच्चों, ये हमारे पास देखो ये कितने 3 हो गए, इधर भी कितने हैं, 3 है। इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। इधर 4 एकम 4 ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये जो रिएक्शन बन गई अपनी 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड रिक्वेशन। क्या हो गई ये हो गई हमारी संतुलित समीकरण हो गया सर। ये क्या हो गया हमारा, संतुलित हो गया, बराबर हो गया सर दोनों तरफ, है ना, इसको कहते हैं। और ये जो विधि है ना, इस विधि को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। भैया हिट एंड ट्राई करो, हिट किया, देखा कौन से को किस में, सबसे पहले ज्यादा वाले को करते जाओ, अपने आप खुद ब खुद बन जाते हैं। आई थिंक कि आप लोग इसको कैसे संतुलित करते हैं ये बात सीख गए होंगे। ठीक है सर, चलिए ये हम लोगों ने आगे इसको, सर ये और भी बैलेंस इन्होंने कर रखा है, अब चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो सर। ठीक है, आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो सर। जिस तरह से इधर देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो 1 कार्बन है, ठीक है, इधर भी 1 कार्बन है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 है। इधर 3 तो ये रहा, 1 ये रहा, 4 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस है। इधर देखिए हम लोग 6CO2 12H2O, सूर्य के प्रकाश से, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ये C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया अपना खाना जो बनता है, ऑक्सीजन गैस बन गया, पानी बन गया। अब देखो इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस किया इन्होंने, तो ये 6CO2 हो गया, 12H2O हो गया, इधर क्या हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 पानी हो गया, और ये तो अपना ग्लूकोज एक था ही, 1 ग्लूकोज हो गया। तो इस तरह से इन्होंने इसको बैलेंस किया। आप खुद ब खुद ट्राई करके देखना सर, नहीं समझ में आए तो है ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, चिंता का है कि है। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल है मनदीप गोदारा सर के नाम से, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और मुझे इंस्टाग्राम पर मनदीप गोदारा ऑफिशियल के नाम से फॉलो जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है सर एक और नई चीज जिसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी पॉइंट नंबर 1.2 को समझते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। भाई जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये कितने प्रकार की होती है ना भाई, बहुत सारी चीजें होती है सर, दुनिया जहान की आप लाखों तरह की अपनी अभिक्रियाएं देख रहे हैं अपने डेली लाइफ की, जो जीवन हो आपका, हर रोज आप लाखों अभिक्रियाएं देख रहे हैं, उसमें से अनेकों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक एक करके जानते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। नंबर 1 पे बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 से बात करते हैं प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोग, संजोग पता होगा तुम्हें, संजोग होता है सर जुड़ना किसी का, है ना। संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये जो एक एक्सपेरिमेंट भी इसने दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो सर, ये कह रहा है एक बिक्कर है आपके पास, ये एक बिक्कर है, बिक्कर में आपने पानी डाला और पानी में आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, तो ये आपस में मिल जाएंगे और मिलकर के क्या बना देंगे, ये भुजा हुआ चूने का निर्माण कर देंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देंगे। इसकी एक रिएक्शन भी है, इसकी रिएक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये आपके पेपर्स में कई बार पूछी जाती है, चाहे आप किसी प्रकार का वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हो या किसी भी। ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। नॉर्मल जो चूना होता है ना अपना, चूना तो सफेदी करने के लिए लेके आते हो आप चूना, जैसे इस चूने के अंदर डालते हैं मेरे दोस्तों पानी, जैसे इसके अंदर पानी डालते हैं ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोल देते हैं भुजा हुआ चूना। इसके अंदर क्या होता है देखो, संयोजन अभिक्रिया कहता है। ये कह रहा है इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है सर संयोग। संयोग यानी कि दो चीजों का आपस में मिलना, ठीक है, दो चीजों का आपस में मिलना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ये कह रहा है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला जरूर याद कर लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस। तो इस ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दो अभिकारक मिले और क्या बना दिया मेरे बच्चों? भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो यह है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और रिएक्शन भी इसने दे रखी है, देखो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं सर संयोजन अभिक्रिया। ये देखो एक कोयले का दहन होना भी इसका उदाहरण है, ठीक है। कुछ और उदाहरण है संयोजन, जिस तरह कार्बन है, कोयला कार्बन होता है, दहन करना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना, और क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये दो अभिकारक जुड़े और इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, एक उत्पाद बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं सर, है ना। ये देखो ये कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और क्या बना दिया? H2O बना दिया। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है सर, संयोजन अभिक्रिया है। अब यहीं पर आपको मेरे बच्चों एक और चीज नई देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हम लोगों ने देखा कि अधिक मात्रा में जब भी जिस तरह कोयला जलता है, कोयला जलता है तो उसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या निकलती है बच्चे? ऊष्मा पैदा होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अभिक्रिया के मिश्रण से क्या होती है मेरे बच्चों? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का मतलब होता है हीट, गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर आपको एक और ध्यान में आ गया नाम, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो रहा है? एक एग्जाम्पल भी है, देखो प्राकृतिक गैस का दहन, ये CH4 मीथेन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये जब जल रही है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, चलेगी, तो क्या बना रही है? CO2 गैस बना रही है, हाइड्रोजन पानी बना रही है, और क्या बन रहा है? ऊर्जा निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? भैया जब सांस लेते हैं अंदर तो श्वसन होता है ना, सेलुलर श्वसन, कोशिकीय श्वसन जो होता है, कोशिका में क्या होता है? कोशिका में क्या होता है भैया? जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो हीट पैदा करता है बच्चों। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का मतलब है दहन होना, और जब कोई चीज जलती है तो सर आप लोग भी जानते हैं भाई क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखो इसने दिया भी हुआ है कि ये देखो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज अपने भोजन के अंदर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा, प्लस में क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा, एनर्जी बना देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? वेरी गुड सर। उसके बाद कह रहा है ये कह रहा है साग सब्जियां जो होती है, वनस्पति जो द्रव होते हैं, इनका विघटित होकर के कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है, ठीक है। जब भैया इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये अपघटित हो जाती है, तो भी ऊष्मा, उसमें से हीट निकलती है। सब्जी गल सड़ जाती है सर, जब विघटित हो जाती है तो उसमें से क्या निकलती है? उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट जो आ रहा है अपना दूसरा, अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या आ रहा है? अभी पढ़ा हमने संयोजन अभिक्रिया, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वियोजन, या इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और अपघटन वियोजन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, ठीक है भाई साहब। देखिए सर आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सर, ठीक है।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके ओके, ये देखो सर, ये एक एग्जाम्पल आया आपके सामने। चलिए, ये कह रहा है फेरस सल्फेट है बच्चे, फेरस सल्फेट है, ठीक है। इधर देखो, ये है फेरस सल्फेट FeSO4। जब आपने इसको उष्मा दे दी, हीट दे दिया, इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो एक कुछ चीजों में टूटता है। ये फेरस ऑक्साइड में टूटता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, SO3 गैस बनाता है। तो ये टूट रहा है, टूटना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है, ठीक है। ये कह भी रहा है, क्या कह रहा है? देखो देखो, ये कह रहा है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एकल मतलब सिंगल, अभिकर्मक मतलब जो अभिकारक होते हैं, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि जब एक सिंगल एक रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है भैया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसमें और भी एग्जाम्पल है हमारे, और भी उदाहरण है। ये देख लो सर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। जब चूने पत्थर को गर्म किया जाता है, चूना पत्थर ये बहुत मार्बल होता है सर, ये ठीक है, CaCO3, इसको चूना पत्थर, लाइमस्टोन। और प्यारे बच्चों, ये है ना मार्बल, यही होता है हमारे पास, मार्बल होता है ना, मार्बल, मार्बल सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मार्बल, मार्बल सुना है ना, मार्बल। संगमरमर कहते हैं इसको। संगमरमर को जब गर्म करते हैं ना बच्चों, तो ये टूट जाता है, ठीक है। अब टूट जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वही भुजा हुआ चूना है ना, भुजा हुआ चूना, तो ये इसमें टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब यहां पर आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है बच्चों? कि ऐसे रिएक्शंस में हमने इसको क्या दिया है? ऊष्मा दी है बच्चों। क्या दी है इसको? ऊष्मा दी है। और जिसको हम ऊष्मा देते हैं ना बच्चों, ऊष्मा देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे, उसको ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जिस तरह ये रहा, ठीक है, ये चूना पत्थर का हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये देखो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, ठीक है, क्या है मेरे बच्चों? ये देखो लेड नाइट्रेट है, Pb होता है लेड, शीशा, NO3 होता है नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को तापन, तापन का मतलब होता है गर्म करना, तो ये किसमें बदलता है? तो ये लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसमें टूटता है। तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। और भी देख लेते हैं सर, और भी बहुत सारी अभिक्रिया इन्होंने दे रखी है, ठीक है, देख लेते हैं सर। ये देखो सर, ये कह रहा है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है सर ये AgCl। जब इसको सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें Ag, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा क्या? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा कह रहा है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में छोड़ने से सिल्वर और जो ब्रोमीन होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये फोटोग्राफी वगैरह में यूज किया जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया को ये कह रहा है, देखो सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो अभिक्रिया है, इसको भाई साहब फोटोग्राफी में यूज करते हैं, फोटोग्राफर इस अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है भाई साहब। तो समझ में आया आपको वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन होता है टूटना, संयोजन होता है जुड़ना, समझ गए होगे। इतने सारे एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया सर, इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ा करो, देखो कितने एग्जाम्पल हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त चीज है सर, एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और भाई मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी, अभी मैं कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा आपको, ठीक है, जितनी भी 9th 10th 8th सब क्लास की सर, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, सब लगातार। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सर। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना है धूम दबा के। अभी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर मेहनत कीजिए, जरूर मुकाम हासिल करेंगे। चलिए, ऐसी अब देखो, जिस भी अभिक्रिया की बात कर रहे थे, सभी अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही थी, उसको ऊष्मा देनी पड़ रही थी। तो ऐसी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें हम उसको हीट देते हैं, तो उसको अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गए मेरी बात को? है ना? समझ गए?
चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारी दो प्रकार की रिएक्शन। आगे जो आता है हमारा यही बेहद खूबसूरत सी चीज, तीसरी हमारी टाइप्स आता है जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नंबर थर्ड जो टाइप आता है मेरे बच्चों अपना, वो क्या है? नंबर थर्ड टाइप जो है हमारा वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेरे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया अभी समझते हैं सर, ठीक है? अभी समझते हैं बच्चों। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? ये देखो सर, ये कह रहा है एक आप प्रश्नाली लीजिए, ठीक है? उसके अंदर क्या कीजिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक धागे से क्या करना है, इस प्रश्नाली के अंदर एक धागे से लोहे की जो कील है ना, इसको इसमें डाल देना है। अब इसके अंदर जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट है। अब जैसे इसके अंदर ये लोहा डालोगे ना, ठीक है, लोहे की कील डालोगे, तो ये जो सल्फेट है ना, ये कॉपर को छोड़ के इस कील के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? इस कील के ऊपर आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चिंता मत करो, अभी रिएक्शन से दिखा के समझाता हूं तुम्हें, अभिक्रिया दिखा के समझाता हूं। चिंता नहीं करने का मेरे दोस्त, चिंता नहीं करने का। ये देखो सर, ये देखो भाई साहब, आ जाओ बेटा आ जाओ। ओहो, ये देखो सर, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो मेरे बच्चों, ये कह रहा है ये लोहा था, फेरस, Fe का मतलब होता है लोहा। इसको हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, CuSO4। SO4 का मतलब होता है सल्फेट, याद रखना। तो क्या होगा मेरे बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना, ये जो लोहा है, ये इस कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है? ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये SO4 है ना, ये जो SO4 है, ये इसको छोड़ के, इस कॉपर सल्फेट को छोड़ के SO4 भाग के इसके पास आ जाएगा, है ना? ये बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं विस्थापन हो गया सर, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो ऐसा ही हुआ, देखो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अपने आप में अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया सर। क्या कर दिया? उसको विस्थापित कर दिया, और इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस कर दिया सर, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि देखो जिंक है, जिंक को आप कॉपर सल्फेट में डालोगे, बस इसमें क्या होता है, ये वाला जो चीज है ना, ये ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तभी ये इसको छोड़ के आएगा। ये नहीं कि कम क्रियाशील होगा तो आ जाएगा। भैया किसी चीज को किसी से लेने के लिए ज्यादा क्रियाशील होना पड़ता है, तभी वो चीज उसको छोड़ के तुम्हारे पास आती है, समझ रहे हो? तो ये सल्फेट क्या होगा, जिंक के साथ आया और कॉपर अलग हो गया। सेम टू सेम बेटा आगे भी हुआ, ठीक है? सेम टू सेम आगे भी हुआ। क्या हुआ? ये देखो लेड Pb, इसने CuCl कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बन गया? लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर बेचारा अलग हो गया। ये कह रहा है जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं सर। ये कह रहा है ये जो सारी चीजें हैं, ये कॉपर की अपेक्षा, जिंक की बात करें, लोहे की बात करें, लेड की बात करें, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसीलिए कॉपर के यौगिक उसको छोड़ के उनके पास आ जाते हैं। भैया जिसके पास पावर है उसी के पास चीजें जाती है ना? ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे हो ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। भैया 3 महीने का जो टारगेट बनाया ना अपन ने 1 लाख सब्सक्राइबर का, वो आप लोगों को पूरा करना है, मेहनत हम करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट जो अपना चौथा जो टाइप आता है बच्चों, चौथा टाइप है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया सर। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 विस्थापन, अभी तक तो एक ही चीज का विस्थापन हो रहा था, इसमें 2 विस्थापन हो रहे हैं। देखिए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं, ठीक है? देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं। ओके, ये देखो सर, इसमें देखो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन करते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। तो होता क्या है मेरे बच्चों, जो SO4 है ना वो तो आ जाता है बेरियम के पास साथ, और जो क्लोरीन है ना वो चला जाता है सोडियम के पास। तो ये बना देते हैं बेरियम सल्फेट और बना देते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई साहब? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Ba2 पॉजिटिव SO4 2 पॉजिटिव की अभिक्रिया BaSO4 के अवशेषों का निर्माण करती है और अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, जो एक विलयन में रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों। किसका आदान प्रदान होता है? ये ध्यान से सुनने वाली चीज है आपको।
कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ बच्चों? आयन्स क्या होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋणायन। धनायन पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस वाला चार्ज होता है, ऋणायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस वाला चार्ज होता है। इसमें जो आयन्स होते हैं ना, धनायन और ऋणायन, ये आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि ये क्या है, ये अपना धनायन है और इसने क्या किया, इसका ऋणायन अपने ऊपर ले लिया, अपने साथ ले लिया। सर अब इनका देखो बैलेंस हो गया दोनों का विचारों का, है ना। इसको दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए थे, इसको दो, इसके पास दो फालतू थे, उसको दो चाहिए थे, दो उसको दे दी, खत्म बात जयराम जी की, है ना। उसके बाद आगे हुआ ये सोडियम Na क्या है, ये Na प्लस एक प्लस होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है, इसको एक चाहिए होता है, तो सोडियम इसको एक आसानी से दे देता है, तो इनकी बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी। वो वैसे इसके साथ हो रही थी क्लोरीन, लेकिन इसकी बॉन्डिंग इसके साथ ज्यादा थी, तो इन्होंने कहा कि भाई देख, इसकी बॉन्डिंग मेरे साथ है, इसकी बॉन्डिंग तेरे साथ है, तेरी बॉन्डिंग को तू ले जा, मेरी बॉन्डिंग को मुझे दे दे, तो हो गया ना द्विविस्थापन। दो चीजों का, द्वि मतलब दो, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। समझ में आ रहा है ना भैया? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। और एक और नई रिएक्शन हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। लेकिन यहां पर तो रेडॉक्स नहीं है सर, यहां पर कुछ और दिख रहा है ना। यहां पर आपको दो अभिक्रिया दिख रही है, यहां पर आपको उपचयन दिख रहा है, यहां पर आपको अपचयन दिख रहा है। पहले इनको समझते हैं, इन दोनों को मिला के होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं सर। ये देखो सर, ये आपको दिख रहा है, ये कह रहा है ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया में जिसके अंदर ऑक्सीजन, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अब इसमें देखो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। यह पदार्थ, गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो यह आगे बढ़ेगा सर। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। भाई जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन अभिक्रिया। वहीं अगर देखें बच्चों दूसरी अभिक्रिया में, देखें आप लोग दूसरी अभिक्रिया में देखें तो ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है, अगर इसको आप हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो प्यारे बच्चों कॉपर तो अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो उपचयन हुआ, लेकिन इससे तो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, इसका अपचयन हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हुआ गुरुजी, ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कॉपर का तो क्या हुआ, कॉपर का तो रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। और प्यारे बच्चों ये देख रहा है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। भैया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब होता है निकलना, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये देखो सर, इसने लिखा भी हुआ है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर देखो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और दूसरा अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया जो दिख रही है आपको, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है बच्चों। क्या है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके अंदर दोनों हो रहा है, मैंने देखो थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें
कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में से ये निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो दोनों हो रहे हैं ना, तो दोनों हो रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और भी उदाहरण हैं। ये देखो सर, ZNO ये कह रहा है जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका उपचयन हुआ, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका अपचयन हुआ। तो जब दोनों ही रिएक्शन हो रही है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखो सर, आगे देख लो सर, MnO2 HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें से तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, ये सॉरी मैग्नीज, इसमें से तो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें से तो ऑक्सीजन निकल के रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है इसमें से तो इसका हो रहा है ऑक्सीजन निकलने का मतलब रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके साथ तो ऑक्सीजन मिल रहा है, उपचयन अपचयन, तो दोनों ही चीजें हो गई ना। तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कहता है अगला और जो लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का है वो है, क्या आपके दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, क्या आपके दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन को आपने देखा है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण इसने लिखा है, ये कह रहा है संक्षारण। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कहता है, देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये कहता है मेरे बच्चों कि जब आप लोहे को बाहर हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके ऊपर हल्के हल्के भूरे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी वो हवा में जो नमी वाली जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसको अपने साथ जोड़ लेता है। होता है ना ऐसा। चांदी है सर, चांदी को खुला छोड़ने पर काली पड़ जाती है, ये इसने बकायदा लिखे हुए, आप पढ़ सकते हैं सर एनसीईआरटी में। लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं बहुत चमकीली होती है, परंतु कुछ समय के पश्चात इनके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है और क्या हो जाता है सर, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। ठीक है भाई मेरे, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर क्या चढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सर जो ऑटोमेटिकली अपने डेली लाइफ में हो रही है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, मैंने बताया आपको, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसको बताया। अब सर इसके कारण होता क्या है, इसके कारण ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इससे कारण लोहे की बनी हुई वस्तुओं को बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है, इस अभिक्रिया से बचने के लिए हम उनके ऊपर कुछ परत चढ़ाते हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। दूसरा कह रहा है विकृति गंधिता। ये कह रहा है विकृति गंधिता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ ही लेते हैं, आइडेंटिसिटी बोलते हैं इसको। ये कह रहा है वसा युक्त, यानी कि जिसमें वसा होती है, तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी स्वाद और गंध कैसे होती है। भाई अपचयित होने पर तेल और वसा विकृति गंधित हो जाते हैं, उनकी स्वाद और गंध जो होते हैं वो बदल जाते हैं, इनका टेस्ट होते हैं, इनकी स्मेल जो होती है बदल जाती है। देखा होगा ऑयली चीजों को लंबे समय तक रखते हो तो उनकी क्या हो जाती है, बदल जाती है सर। प्राय तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ को मिलाया जाता है और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन, जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होती है ना, जो आप लेके आते हैं चिप्स वगैरह, अगर आप चिप्स वगैरह को क्या कर दोगे, अगर आप चिप्स वगैरह को बच्चों ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना तो खराब हो जाएगा कुछ समय। लेकिन हमने तो देखा है कि सर वो जब थैली में बंद होता है तो वो तो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देता, ऑक्सीजन को निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने इसमें वायुमंडल में आते हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन मिलने से ही बच्चे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सर। ऐसे ही लगातार हम नए नए चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।